हेलो गाइज, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है सौतेली माँ ने बेटी की शादी दिव्यांग लड़के से कर दी। सौतेली माँ ने जब साजिश करके बेटी की शादी एक दिव्यांग लड़के से कर दी तो बेटी ने ससुराल जाकर किया ऐसा काम कि एक खूबसूरत नौजवान सफेद घोड़े पर बैठकर रूबी के पास आकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सपनों की दुनिया में लेकर चलूंगा, जहाँ चारों तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती है। रूबी अपना हाथ उस नौजवान की तरफ बढ़ाती है, लेकिन तभी धम की आवाज आती है। रूबी अपने कमर पर हाथ रखते हुए कहती है कि हाय रे, मेरी कमर टूट गई। ये नाश पीटा सपना कब मेरा पीछा छोड़ेगा। दिन भर लोगों की बातें क्या कम पड़ जाती हैं, जो रात को ये सपना भी मेरी नींदों में आकर मुझे चिढ़ाकर चला जाता है। रूबी अभी उठकर अपनी कमर ही सहला रही थी कि तभी बाहर से एक कड़कड़ाती आवाज आती है, अरे करमजली, उठकर कुछ काम धंधा भी करेगी कि बिस्तर पर पड़े पड़े आराम ही फरमाती रहेगी। आवाज को सुनकर रूबी जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक कर कमरे से बाहर आई। तभी सामने से एक लंबी चौड़ी और सुंदर कद काठी की महिला रूबी के पास आते हुए कड़क आवाज में बोली, भगवान ने कम से कम रूप रंग नहीं दिया है तो कुछ काम धंधा ही सीख लो कि जीवन में कुछ काम आ सके। तभी चारपाई पर बैठी हुई एक बूढ़ी महिला की आवाज आती है, जो हाथ में तुलसी की माला लेकर जप रही थी। वह उस महिला की बातों का जवाब देते हुए कहती है कि घर के सारे काम काज तो बेचारी यही करती है, दिन भर आराम तो तुम फरमाती हो, और ये फिर भी दिन रात हाथ धोकर इस लड़की के पीछे पड़ी रहती हो। ना जाने कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो। रूबी दोनों औरतों की बातों को अनसुना करते हुए किचन में जाकर चाय बनाने लगती है और चाय बन जाने पर चाय लेकर उस औरत के पास आते हुए कहती है, अम्मा ये लीजिए आपकी चाय, और दादी ये लीजिए आपका जड़ी बूटियों वाला काढ़ा, पीकर बताइए कि कैसा बना है। दादी काढ़े का कप अपने हाथ में लेते हुए रूबी के सिर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं कि ना जाने भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है मेरी बच्ची। नौकरानी की तरह दिन भर घर के सारे कामकाज करती रहती हो, फिर भी कोई प्यार के दो बोल तुमसे नहीं बोलता है। ना जाने कब लोग तुम्हारी अंदर की खूबसूरती को परखेंगे और तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से का पूरा मान सम्मान मिलेगा। रूबी दादी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है कि दादी, आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? आप जो दिन भर इतना भगवान के नाम की माला जपती हो, देखिएगा एक दिन आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। रूबी नहाने के लिए बाथरूम में जा रही थी, तभी उसका रास्ता रोकते हुए एक लड़की दौड़ते हुए बाथरूम में घुस गई और अंदर से बोली कि मुझे कॉलेज जाना है, पहले मुझे नहा लेने दो, उसके बाद तुम नहाना, तुम्हें तो घर पर ही रहना है, तुम्हें किस बात की जल्दी है। रूबी चुपचाप अपने कमरे में वापस लौट आती है और उस लड़की के बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। रूबी रूप रंग में पूरी तरह से काली कलूटी और नए नक्श भी कुछ खास नहीं थे। वह अपनी माँ की परछाई थी। तभी रूबी के पिता रामेश्वर जी आंगन में आते हुए रूबी को आवाज देते हुए कहते हैं कि बेटा, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी तो ले आओ, बाहर बड़ी गर्मी है, इसलिए बड़े जोरों की प्यास लगी हुई है। पिता की आवाज को सुनकर रूबी किचन के अंदर से ही कहती है कि अभी ले आई।
बाबूजी, रूबी का जीवन एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे अपने रूप रंग के कारण समाज और परिवार की उपेक्षा को झेलना पड़ रहा था। रूबी के जन्म के समय ही उसकी मां का निधन हो गया था। छोटी बच्ची की परवरिश की समस्या को देखते हुए मां ने रामेश्वर जी को दूसरा विवाह करने की सलाह दी और रूबी की चचेरी मौसी बिमला जी के साथ उसके पिता रामेश्वर जी का विवाह हो गया। बिमला जी, जो इस समय रूबी की सौतेली मां है, विवाह के पश्चात बिमला जी के बहुत से अरमान और सपने थे, लेकिन पहले ही दिन उसके सास द्वारा उनकी गोदी में काली कलूटी रूबी को डाल देने से जो रुकावट और बंधन उनके वैवाहिक जीवन में आया, उन सब के लिए बिमला जी ने रूबी को ही जिम्मेदार मानती है और कभी भी उसे माँ का प्यार नहीं देती, बल्कि वह उसने अपने वैवाहिक जीवन पर लगा हुआ काला टीका समझती थी। रूबी के जीवन में जो थोड़े बहुत सुखद क्षण थे, वह उसकी दादी और पिता रामेश्वर जी की वजह से ही थे। रूबी के पिता रूबी से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अपनी पत्नी बिमला जी के कारण वह रूबी के लिए कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि बिमला जी की रूबी के प्रति चिढ़ और पारिवारिक कलह की वजह से वह बहुत परेशान थे। रूबी पढ़ने में तेज थी। पास के ही डिग्री कॉलेज से उसने इंटर की परीक्षा को अच्छे अंकों के साथ पास किया था, लेकिन आगे की पढ़ाई बिमला जी ने ये कहकर रोक दी थी कि ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी, घर के कामकाज भी तो आने चाहिए। भगवान ने रंग रूप तो अच्छा नहीं दिया है, कम से कम घर के कामकाज सीख ले तो कुछ गुण और उसके अंदर आ जाएंगे। इसके लिए रूबी के पिता ने अपनी पत्नी बिमला जी का विरोध भी किया था। उन्होंने रूबी के लिए आगे पढ़ाई जारी रखने की अपनी इच्छा जाहिर की थी, लेकिन रूबी ने पिता की बात को न मानते हुए अपनी सौतेली माँ बिमला जी की बातों को महत्व दिया और पिता को ये कहकर मना कर दिया कि पिताजी, अब मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। माँ सही कहती है, मुझे घर के भी कामकाज आने चाहिए। रूबी की एक सौतेली बहन भी थी, रीता, जो स्वभाव में चंचल और मुंहफट थी, लेकिन वह रूबी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी और रूबी भी उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही प्यार करती थी। बाथरूम में रूबी का रास्ता रोककर रीता ही गई थी। रीता खूबसूरती में अपनी माँ बिमला जी की तरह ही थी। बिमला जी को अपनी बेटी की खूबसूरती पर बहुत गर्व था। रूबी घर के कामकाज में पूरी तरह से निपुण हो गई थी। वह घर की साफ सफाई और खान पान का पूरा ध्यान रखती थी। उसके हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता था। बिमला जी को छोड़कर बाकी परिवार के सभी सदस्य उसके खाने की तारीफ करते थे, जिससे उसे बहुत बड़ी खुशी मिलती थी। रूबी शांत और समझदार स्वभाव की लड़की थी। उसने कभी भी अपनी सौतेली माँ बिमला जी की बातों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्हें अपनी सगी माँ की तरह ही प्यार और सम्मान दिया। लेकिन बिमला जी के मन में जो उसके लिए बैर पनप चुका था, वह आगे जाकर रूबी के जीवन में कौन सा तूफान लाने वाला है, ये रूबी भी नहीं जानती थी। रूबी के मन के मनोभावों को समझने वाला कोई भी नहीं था। वह सबकी सुन लेती थी, लेकिन कोई उसके मन की बातों को सुनने वाला नहीं था। रूबी ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोरे कागज का सहारा लिया। अब वह खाली समय में अपने मन में पनप रहे विचारों
और भावनाओं को कोरे कागज पर लिखना शुरू कर दिया और अपने समय का इस तरह से उपयोग करने लगी। इससे उसको ये फ़ायदा हुआ कि अब उसे अपने मनोभावों को किसी के साथ शेयर करने के लिए एक अच्छा दोस्त मिल गया था, जो बिना कुछ कहे उसकी हर एक बात को सुन और समझ रहा था। एक दिन रूबी की बचपन की सहेली रचना उससे मिलने के लिए घर पर आई। रचना रूबी की बचपन की सहेली थी और स्कूल में भी उसके साथ ही थी। बिमला जी की वजह से रूबी की पढ़ाई तो बीच में ही रुक गई थी, लेकिन रचना की पढ़ाई अभी भी जारी थी। रचना इतने दिनों बाद रूबी से मिलने आई थी, तो रूबी का मन भी बहुत खुश हो गया था। वह रचना को लेकर अपने कमरे में गई और उससे ढेर सारी बातें करने लगी। रचना भी उसे बाहर की दुनिया और कॉलेज के बारे में सब बताती है, जिसे सुनकर रूबी के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए एक अनजाना सा दुख दिखता है, लेकिन फिर वह अपने सर को झटकते हुए अपने मन को हल्का करके फिर रचना के साथ बातों में लग जाती है। रूबी रचना के लिए कुछ चाय नाश्ता लेने के लिए किचन में जाती है, तो रचना के हाथ रूबी द्वारा लिखी हुई डायरी लग जाती है। रूबी की डायरी पढ़कर रचना को बहुत अच्छा लगता है। वह उसके इस हुनर को समझते हुए रूबी को सलाह देते हुए कहती है कि तुम बहुत अच्छा लिख रही हो। इस कोरे कागज पर तुमने जान डाल दी है। कुछ देर बाद रचना अपने घर के लिए निकलने लगती है, लेकिन वह अपने साथ रूबी की डायरी को भी लेकर जाती है। अब रचना के जरिए रूबी के द्वारा लिखी हुई कहानी और कविताओं का प्रकाशन रचना ने करवाना शुरू कर दिया था। रूबी ने अपना नाम उजागर करने के लिए मना किया था, इसलिए रचना ने उसे अनजान लेखिका के नाम से प्रकाशित करवाया था। अब रूबी द्वारा लिखी हुई कहानियाँ और कविताओं के पाठकों की संख्या बहुत बढ़ रही थी, लेकिन कोई भी अपनी अनजान लेखिका के बारे में जानता नहीं था। रूबी के प्रशंसक अपने प्रिय लेखिका के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, लेकिन किसी को भी ये खबर नहीं थी कि इतनी सुंदर और खूबसूरत लेखन कौन कर रहा है। धीरे धीरे रूबी की लिखी कहानियाँ लोकप्रिय होने लगी और उसके बहुत से प्रशंसक बन गए, जो उसके लेखन को बहुत पसंद करते थे। इन प्रशंसकों में ही एक प्रशंसक ऐसा था जो रूबी की कहानियों के जरिए ही उसे अपने मन में बसा लिया था। उसे अपनी अनजान लेखिका से प्रेम हो गया था। वह प्रशंसक अपनी अनजान लेखिका से अपनी कल्पनाओं की दुनिया में मिलता था। उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जब उसकी लेखिका उसकी कल्पनाओं से बाहर आकर सच में उससे रूबरू होगी। बिमला जी अपनी चिढ़ के कारण रूबी को एक पल भी बर्दाश्त करना नहीं चाहती थी। वह चाहती थी कि किसी तरह से इस कलूटी का विवाह हो और ये इस घर से और उनकी आंखों से दूर हो जाए, जिसके लिए वह हमेशा प्रयासरत रहती थी। उन्होंने अपनी जान पहचान और अपनी सखी सहेलियों से बात कर रखी थी कि लड़का चाहे जैसा भी हो मुझे पसंद आ जाएगा। और वैसे भी इस कलूटी को कौन सा सपनों का शहजादा मिलने वाला है। वैसे भी अब इसकी उम्र हो गई है, लड़की जात है, कुछ गलत हो गया तो लोग सौतेली माँ को ही दोष देंगे कि सौतेली माँ ने ध्यान ही नहीं दिया। अगर अपनी बेटी होती तो ऐसा नहीं हुआ होता। इन सब से तो अच्छा है सही समय पर विवाह कर दिया जाए, अपने घर जाएगी और हमारा पीछा छूटेगा। दूसरी तरफ रूबी के लेखन की वजह से उसे
जो प्रसिद्धि मिल रही थी उसे देखकर उसकी सहेली रचना उसके लिए बहुत खुश थी। बहुत से ऐसे प्रशंसक थे जो रूबी के लेखन से प्रभावित होकर उसके बारे में जानना भी चाहते थे कि आखिर वह अनजान लेखिका है कौन। एक दिन रचना रूबी से मिलने के लिए उसके घर आती है और उसे बताती है कि तुम्हारे लेखन को कितना पसंद किया जा रहा है। तुम अपने इस हुनर को कभी भी बंद मत करना, हमेशा लिखते रहना, क्योंकि जो तुम लिखती हो वह तुम्हारे मन की आवाज है जो सभी के दिलों को छू जाती है। अब तो तुम्हारे प्रशंसक पब्लिकेशन ऑफिस तक आने लगे हैं, जिन्हें तुम्हारे बारे में जानकारी चाहिए होती है और वह तुमसे आमने सामने मिलना भी चाहते हैं। वह तो मैंने अपना फोन नंबर दे रखा है पब्लिकेशन ऑफिस में, जिसके कारण मेरे फोन पर ही वहां से फोन आया था और मैंने साफ साफ मना कर दिया कि लेखिका किसी से मिलना नहीं चाहती हैं। रचना की बातों को सुनकर रूबी को अपने लेखन पर विश्वास होता है और वह मन ही मन सोचती है कि चलो कम से कम ईश्वर ने कोई गुण तो मेरे अंदर दिया है जिसे लोग पसंद कर रहे हैं। रचना सच ही कह रही है, मुझे अपने इस गुण के महत्व को समझना होगा और अपना लेखन आगे भी जारी रखना होगा, क्योंकि आज मेरे जीवन में जो आत्मसम्मान और थोड़ा बहुत अपने ऊपर विश्वास हुआ है वह मेरे लेखन की वजह से ही है। बिमला जी को अपनी एक सहेली से पता चलता है कि एक लड़का है जो रूबी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन वह लड़का विकलांग है और उसके घर में एक बूढ़ी माँ है जो उस लड़के से सारे काम करती है। उन्हें लड़की के रूप रंग की कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस अपने बेटे को संभालने के लिए एक ऐसी लड़की की जरूरत है जो उनके विकलांग बेटे का ख्याल रखे और उनके घर को संभाले। पहले तो बिमला जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने अपने मन को मजबूत करते हुए सोचा कि अब जैसी लड़की है वैसे ही लड़के भी मिलेंगे। अब इनके लिए सपनों का राजकुमार तो आने से रहा। रिश्ते में कोई बुराई नहीं है, अच्छा खासा परिवार है, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। मान लो अगर लड़के का एक पैर ठीक नहीं है तो क्या हुआ, लड़का इकलौता तो है, जमीन जायदाद पैसे रुपए सब कुछ तो है। अब बिमला जी को इस रिश्ते के लिए रूबी के पिता को तैयार करना था, क्योंकि एक वही थे जो इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होते। बिमला जी ने रूबी के लिए लड़का तो देख ही लिया था, अब उनका अगला कदम था रूबी के पिता और दादी को अपने माया जाल में फंसाकर जल्द से जल्द रूबी का विवाह करके उसे यहाँ से रवाना करना। बिमला जी की साजिशों से उनका परिवार अनजान था। एक वही थी जो अंदर ही अंदर सारी तैयारियां करते हुए अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में लगी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने रूबी के प्रति अपना रुख रवैया बदला। अब वह परिवार के सामने रूबी से बहुत ही प्रेम से पेश आती थी और उसका ध्यान रखती थी। अचानक उनके अंदर आए इस बदलाव को देखकर दादी का माथा ठनक रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर बिमला जी में अचानक ये बदलाव कैसे आ गया। चाहे जो भी हो, लेकिन बिमला जी के इस बदलाव को देखकर परिवार के सभी सदस्य खुश थे, क्योंकि परिवार में सभी को शांति और खुशहाली अच्छी लग रही थी। रूबी के पिता रामेश्वर जी की रूबी को लेकर बहुत से सपने और इच्छाएं थीं जो वह रूबी के विवाह में पूरा करना चाहते थे, लेकिन बिमला जी ने हमारी एक बेटी है और है इसका एहसास कराते हुए उनकी भावनाओं पर अंकुश लगाए हुए थी।
धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन अचानक बिमला जी रूबी को तैयार होने के लिए कहती हैं और परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके कहती हैं कि आज आप सभी लोग घर पर ही रहिए। आज रूबी को देखने के लिए उसकी सास आ रही है। लड़का तो किसी कारणवश नहीं आ पाएगा, लेकिन उसकी सास की दिली इच्छा है कि वह रूबी को देखे और उसको आशीर्वाद और उपहार दे। खास तौर पर बिमला जी अपनी सास को सुनाते हुए कहती है कि आज आप लोग देखिएगा कि मैंने कितना अच्छा घर और परिवार रूबी के लिए ढूंढा है। आप लोगों को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं था। हमेशा एक ही बात इस घर में सुनती आई हूँ कि मैं सौतेली माँ हूँ और रूबी का ध्यान नहीं रखती हूँ। रूबी अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो बिमला जी अपने हाथ में एक साड़ी और कुछ जेवर लेकर उसके पास आती है और कहती है कि आज तुम यह साड़ी और जेवर पहन लो। रूबी अपनी सहमति से अपनी माँ के हाथ से जेवर और साड़ी लेकर तैयार हो जाती है। बिमला जी भले ही रूबी की सौतेली माँ थी, लेकिन रूबी ने कभी भी उनकी बातों का अनादर नहीं किया था। वह हमेशा से उनकी बातों को चुपचाप मान लेती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार में कलह हो। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रामेश्वर जी के घर के बाहर आकर रुकती है। गली मोहल्ले के बच्चे दौड़ दौड़ कर गाड़ी को छू छू कर देख रहे थे। उन्होंने आज अपनी गली में इतनी बड़ी गाड़ी पहले बार देखी थी। थोड़ी देर में गाड़ी के अंदर से एक महिला, जो आभूषणों से सुसज्जित और बड़े घर की लग रही थी, बाहर आती है। उनके बाहर निकलते ही बिमला जी लपक कर उनके पास पहुंचती हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए घर के अंदर लाती हैं। बिमला जी उन्हें सोफे पर बैठाते हुए अपने परिवार से उनका परिचय करवाती हैं और उनके बारे में बताते हुए कहती हैं कि ये है कमला जी, जिनका अपना खुद का बिजनेस है। इनके इकलौते बेटे हैं रोहन, जो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाए हैं। थोड़ी देर में रूबी चाय और नाश्ता लेकर उनके सामने उपस्थित होती है। कमला जी रूबी को अपने पास बुलाकर बैठाती हैं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद देती हैं। कमला जी के स्वभाव को और उनके अपनेपन को देखकर रामेश्वर जी और रूबी की दादी को भरोसा हो जाता है कि बिमला जी ने रूबी के लिए अच्छा परिवार ढूंढा है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि किसी के चेहरे की खूबसूरती मायने नहीं रखती है, बल्कि उसके अच्छे गुणों से उसका अवलोकन होता है। तो उनके मन को तसल्ली मिलती है कि चलो, अब तक रूबी ने जिन दुखों का सामना किया है, आगे उसे वह सब झेलना नहीं पड़ेगा। अब वह अपने ससुराल में अपने पति और परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताएगी। उन्हें क्या पता था कि इस मामले में भी बिमला जी ने रूबी के साथ खेल खेला है। कमला जी ढेर सारे उपहार अपने साथ लेकर आई थी। वह उपहार रूबी को देकर और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए परिवार से विदा लेकर चली जाती हैं। कमला जी के चले जाने पर रामेश्वर जी रूबी के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि भगवान करे मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे और हमेशा ऐसे ही अपने भावी परिवार के साथ खुश रहे। बिमला जी को अब यकीन हो चला था कि परिवार वाले अब उनकी बातों से सहमत हैं, तो वह जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाकर रूबी का विवाह संपन्न करवाना चाहती थी। इस
सिलसिले में वह जल्द से जल्द पंडित से मिलती है और सही मुहूर्त निकलवा कर शादी की आगे की तैयारियों में जुट जाती है। धीरे धीरे वह दिन भी आ जाता है जब रूबी दुल्हन बनकर अपने आप को शीशे में निहार रही थी। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। सारे रिश्तेदार नातेदार रामेश्वर जी के साथ बारात के स्वागत के लिए आगे बढ़ रहे थे। अचानक लड़के को लंगड़ाते हुए देखकर रामेश्वर जी को बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन उनके पीछे खड़ी विमला जी उनको संभालते हुए कहती हैं कि आगे बढ़िए और दूल्हे का स्वागत कीजिए। रामेश्वर जी विमला जी को गुस्से से देखते हुए धीरे से कहते हैं कि मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगी। मैं मानता हूँ कि रूबी तुम्हारी सौतेली बेटी है, लेकिन क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि उसने तुम्हें अपनी सौतेली माँ समझा हो? वह मासूम बच्ची तो हमेशा तुम्हें अपनी माँ का ही दर्जा देती थी। कभी भी उस मासूम ने तुम्हारे सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। फिर तुमने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे किया? तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि लड़का विकलांग है? विमला जी रामेश्वर जी को संभालते हुए कहती हैं कि आप समय की नजाकत को समझिए। आपके नातेदार रिश्तेदार सभी आपके सामने खड़े हैं। इस समय आपकी इज्जत आपके हाथ में है और आप क्या समझते हैं कि आपकी उस बदसूरत बेटी को सपनों का राजकुमार मिलेगा? और इस लड़के में बुराई क्या है? देखने में खूबसूरत है, घर परिवार, अच्छा खानदान, पैसा रुपया सब कुछ तो है। अब आपको क्या चाहिए? आज आप जिस रिश्ते में कमी निकाल रही हैं, कल आप ही मेरी तारीफ करेंगे, क्योंकि मैंने सोच समझ कर फैसला किया है। मैं जानती हूँ कि समाज में पहले लोग बाहरी खूबसूरती और आकर्षण को ही महत्व देते हैं। अगर मैं रूबी के लिए सामान्य लड़का ढूंढने की कोशिश करती तो लड़का और परिवार रूबी को बार बार रिजेक्ट करते, जिसकी वजह से वह बार बार अपमानित होती। इसलिए मैंने सोच समझकर फैसला किया कि इस लड़के में कोई बुराई नहीं है और फिर उस परिवार में जाकर हमारी रूबी बहुत सुखी रहेगी। अब आप सोच लीजिए कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। रामेश्वर जी का दिमाग इस नाजुक घड़ी में शून्य हो गया था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तरफ उनकी बेटी थी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ विमला जी की बातें भी ठीक ही थी, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है जहां बाहरी खूबसूरती को ही लोग महत्व देते हैं। धीरे धीरे विवाह की सारी रस्में पूरी होती हैं और रूबी की विदाई का समय आ जाता है। रूबी की आंखों में देखते हुए रामेश्वर जी उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि बेटी, हो सके तो इस मजबूर बाप को माफ कर देना। रूबी अपने पिता के हाथों को पकड़ते हुए कहती है कि पिताजी, इन हाथों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसे मेरे सर पर आशीर्वाद के रूप में रखिए और मेरे भावी जीवन के लिए मंगल कामना कीजिए कि मैं अपने परिवार और पति के साथ जीवन भर सुखी और खुश रह सकूं। रूबी का जीवन जन्म से ही ऐसी जटिल परिस्थितियों में बीता था, जिसके कारण वह वर्तमान में ऊंचे मनोबल और अपने कर्मों पर विश्वास करने वाली एक पूर्ण रूप से समर्थ लड़की बन चुकी थी। इसलिए इस रिश्ते के लिए उसे किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था। वह जानती थी कि जो उसकी किस्मत में लिखा है वह उसे मिल चुका है।
और ईश्वर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता है, इसलिए किसी और को उसके लिए दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि जो मिला है उसे ही अपने दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। शायद अपनी इसी सोच के कारण रूबी ने बचपन से लेकर अब तक बिमला जी के अपने प्रति गलत व्यवहार को भी अनदेखा ही करना उचित समझा था, क्योंकि वह जानती थी कि बेवजह बड़ों से बहस करने से परिवार में कलह ही उत्पन्न होगा और पारिवारिक कलह से घर की शांति भंग होगी। रूबी को ईश्वर ने रूप भले ही नहीं दिया था, लेकिन उसके अंदर बुद्धि और गुणों की भरमार थी। रूबी की विदाई का समय हो चुका था। वह अपने पिता के गले लग कर रोती है, फिर अपनी दादी के पास जाकर उनसे मिलती है और अंत में बिमला जी के पास जाकर उनका पैर छूकर उनसे विदा लेती है। आज बिमला जी भी रूबी के साथ की जीवन भर की कड़वाहट को भूलकर उसे गले लगाकर समझाते हुए कहती हैं कि मेरी बच्ची, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। जिस घर में जा रही हो उस घर को स्वर्ग बनाना। मुझे गलत मत समझना, मैंने एक माँ होने के नाते जो तुम्हारे लिए ठीक लगा वह किया है। अब आगे अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीते हुए अपने मायके और ससुराल की आन बान शान बनाए रखनी होगी। बचपन से लेकर आज तक भले ही रूबी को बिमला जी ने कभी भी प्यार के दो बोल नहीं बोले थे, लेकिन आज एक माँ की तरह अपनी बेटी को उसके भावी जीवन के लिए उचित सलाह दे रही थी, जिसे रूबी ने बहुत ध्यान से सुना और आगे के जीवन में उसका अनुसरण करने का मन ही मन संकल्प भी ले लिया। रूबी मायके से विदा होकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। बहू और बेटे को देखकर कमला जी बहुत खुश होती हैं। उन्होंने पहले से ही गृह प्रवेश की पूरी तैयारी कर रखी थी। अपने घर आए परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर पूरे धूमधाम से नवविवाहित जोड़े का रस्मों रिवाज के साथ स्वागत करती हैं और फिर बहू और बेटे की नज़र उतार कर गृह प्रवेश करवाती हैं। रूबी के रंग रूप को देखकर परिवार और रिश्तेदारों के बीच कानाफूसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि कैसी काली कलूटी बहू ले आए हैं, तो कोई कहता है कि लंगड़े बेटे के लिए और क्या मिलेगा। लेकिन कोई भी कमला जी के सामने खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता है और शांति से सभी रस्मों में शामिल होकर नववधू को आशीर्वाद देते हैं। गृह प्रवेश के बाद कुछ और रस्मों को करने के पश्चात कमला जी बहू को बहू के कमरे में भिजवा देती हैं आराम करने के लिए, क्योंकि कुछ समय बाद मुंह दिखाई रस्म करनी थी, जिसमें रूबी को फिर लगातार कई घंटों बैठना पड़ता। इसलिए थोड़ा समय आराम कर लेगी तो उसे कुछ राहत मिलेगी। ये सोचकर कमला जी उसे आराम करने के लिए कमरे में भेज देती हैं। मुंह दिखाई की रस्म में किसी ने रूबी के रंग रूप की तारीफ तो नहीं की, लेकिन कमला जी की उपस्थिति के कारण किसी ने रूबी के लिए भला बुरा भी नहीं कहा। शांति से मुंह दिखाई की रस्म संपन्न हो गई। शाम तक बहुत से रिश्तेदार कमला जी को बहू के आने की बधाई देते हुए अपने अपने घर जाने की अनुमति लेकर जाने लगे थे। विवाह के पश्चात नवविवाहित जोड़े की सभी रस्मों को संपन्न करवाने के पश्चात रूबी को कमरे में पहुंचा दिया जाता है। कमरे में पहुंचकर रूबी अपने भावी जीवन पर मन ही मन चिंतन कर रही थी। कुछ समय के बाद रूबी को दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है।
थोड़ी देर में एक परछाई दरवाजे से अंदर प्रवेश करती है। रूबी घबराते हुए पलटकर पीछे देखती है तो वह परछाई कोई और नहीं बल्कि रूबी के पति रोहन थे, जिन्होंने अभी अभी कमरे में प्रवेश किया था। रोहन को कमरे में आया हुआ देखकर रूबी बिस्तर से उठकर एक तरफ खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में कमला जी वर वधू के लिए दूध का गिलास लेकर कमरे में आती हैं और रूबी की तरफ टेबल पर रखते हुए कहती हैं कि बेटा, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब तुम दोनों आराम करो। कल सुबह हमें कुलदेवी के मंदिर दर्शन के लिए जाना है। कमला जी के कमरे से चले जाने के बाद भी रूबी उसी तरह से शर्माई हुई खड़ी रहती है, जिसे देखकर रोहन बिस्तर पर बैठते हुए कहते हैं कि आप इस तरह से घबराइए मत। अब हम एक दूसरे से अनजान नहीं हैं और हम जिस रिश्ते से जुड़े हैं हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते की नींव पति पत्नी के विश्वास पर टिकी होती है। दिन भर की रस्मों के कारण आप थक गई होंगी और कल सुबह भी हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए लंबा सफ़र करना होगा, इसलिए अब आप पूरी तरह से निश्चिंत होकर सो जाइए। मैं भी दवा लेकर सो जाता हूँ। रूबी रोहन की बातों को गंभीरता को समझते हुए अपने ऊपर गर्व करती है कि ईश्वर ने रोहन को पति के रूप में देकर उस जीवन को गौरवान्वित कर दिया है। अब तक जीवन में जिस लड़की के रूप रंग के कारण उसे परिवार और समाज की उपेक्षाओं को झेलना पड़ रहा था, पहली बार उसके जीवन में कोई ऐसा आया था जिसने उसके रूप को देखकर घृणा न दिखाते हुए बल्कि उस पर विश्वास और स्नेहपूर्ण व्यवहार को प्राथमिकता दी। रूबी अपने मन के विचारों से बाहर आते हुए जल्दी से रोहन की तरफ जाकर कहती है कि आपकी दवा कहाँ रखी हुई है, मुझे बता दीजिए, मैं दे देती हूँ। और मुझ पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए आपका धन्यवाद। रोहन कहते हैं कि आज तक मैंने अपने कामों को खुद ही किया है। मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना चाहता हूँ और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई दया भाव से मेरे कामों को करे और मुझ पर एहसान जताए। इसलिए मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने काम खुद करने के लिए प्रेरित किया है। आप सो जाइए, मैं अपनी दवा खुद से ले लूँगा। अभी थोड़ी देर पहले जिस रोहन के स्वभाव को जानकर रूबी अपने ऊपर गर्व कर रही थी, उन्हीं के द्वारा इस तरह से रूखी बातें सुनकर उसका कोमल मन दुखी हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने आंसुओं को छुपाते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। रूबी के आंसुओं पर रोहन की भी नज़र पहुंच गई थी, जिन्हें देखकर उन्हें दुख होता है और वह रूबी को समझाते हुए कहते हैं कि देखिए रूबी, मैं लंगड़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जिस तरह से पाल पोस कर बड़ा किया है और आत्मनिर्भर बनाया है, बस उसी कारण मैं नहीं चाहता था कि आप दया भाव के कारण मेरी मदद करो। रोहन की बातों को सुनकर रूबी कहती है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। रूबी की तरफ देखते हुए रोहन कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, निसंकोच तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, क्योंकि इस घर पर जितना मेरा अधिकार है उतना ही अधिकार आज से तुम्हारा भी है। रूबी धीमे और स्पष्ट शब्दों में कहती है कि अभी कुछ देर पहले आपने जिस रिश्ते की गंभीरता मुझे समझाई है, जहाँ तक मुझे पता है उस रिश्ते में पति पत्नी के बीच कोई भेद नहीं होता है। फिर मैं अचानक आपके लिए अनजान कैसे हो गई? अगर आप मेरी मान सम्मान की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद भी नहीं कर सकती हूँ क्या? रूबी के सवालों को सुनकर कुछ देर के लिए रोहन शांत हो जाते हैं और रूबी के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहते हैं कि वहाँ सामने टेबल पर मेरी दवा रखी हुई है, आप ला कर दे सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और अगर
मेरी किसी बात से आपको ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। रूबी रोहन की दवा लाकर उन्हें देती है और कहती है कि देखिए, फिर से मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। हमारे रिश्ते में धन्यवाद और माफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ना कि एक दूसरे से माफ़ी। रूबी का आज ससुराल में पहली सुबह थी। सुबह जल्दी उठकर वह नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले पूजा घर में जाकर पूजा की तैयारी करने लगती है। मंदिर से आ रही बर्तनों की खटपट को सुनकर कमला जी भी तैयार होकर मंदिर में पहुंच जाती हैं, क्योंकि अब तक मंदिर का कार्यभार कमला जी ही करती आ रही थीं। लेकिन आज अपनी बहू को मंदिर में पूजा की तैयारी करते देखकर उनके मन को बहुत सुकून मिलता है और मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हुए कहती हैं कि अपने बेटे के लिए आपके आशीर्वाद से मैंने सही लड़की का चुनाव किया है। ये लड़की गुणों की खान है। ये अपने संस्कारों और गुणों से मेरे घर को स्वर्ग बना देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कमला जी की पार की नज़रों ने रूबी को पहली नज़र में ही अच्छी तरह से परख लिया था, जब वह पहली बार रूबी को देखने के लिए उसके घर गई थी। रूबी के चेहरे की मासूमियत और उसकी सादगी उनको इस तरह से भा गई थी कि उन्होंने हाँ करने में जरा सी भी देर नहीं की। उन्हें अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश थी जो रूबी को देखते ही पूरी हो गई थी। रूबी आरती के समय आरती की थाली कमला जी की तरफ बढ़ाती है तो कमला जी हाथों से इशारा करते हुए उसे ही आरती करने के लिए प्रेरित करती हैं। रूबी के मुख से निकल रहे आरती के बोल इतने मधुर थे जिन्हें सुनकर कमला जी आंख बंद करके पूरी तरह से उसमें खो गई थीं। मंत्रमुग्ध होकर कब रोहन उनकी बगल में आकर खड़े हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। जब आरती के बोल खत्म होने पर रूबी ने आरती गाना बंद किया, तब जाकर माँ बेटी की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। अपने बगल में रोहन को खड़ा देखकर आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए पूछने की कोशिश करती हैं कि तुम अचानक यहाँ कैसे? अपने माँ के इशारों को समझते हुए रोहन सर पर हाथ फेरकर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं तो रूबी अपनी मधुर आवाज़ से उन्हें रोकते हुए कहती है कि जब आप मंदिर में आए हैं तो आरती और प्रसाद लिए बिना नहीं जाना चाहिए, इससे भगवान का अनादर होता है। पूजा आरती के बाद रूबी और रोहन झुककर कमला जी का आशीर्वाद लेते हैं। कमला जी दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि दोनों की जोड़ी सदा ऐसे ही बनी रहे, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा सुखी और खुश रहो। रूबी नाश्ता बनाने के लिए रसोई घर के बारे में कमला जी से पूछती है तो आज के लिए उसे रोकते हुए कमला जी कहती हैं कि आज रहने दो बेटा, आज हमें कुलदेवी के दर्शन के लिए चलना है। तुम्हारी पहली रसोई पूरे रस्मों के साथ कल होगी। अब जल्दी से जाकर दोनों तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें जल्दी निकलना भी है। आज अपने जीवन में आए इस बदलाव को देखकर रूबी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये उसके रूखे सूखे जीवन में खुशियों का आगमन हो चुका है। उसे ससुराल में इतना अच्छा परिवार मिलेगा, इसकी उसने जीवन में कभी कल्पना ही नहीं की थी। उसे इस तरह से सोच में खोया हुआ देखकर रोहन उसे टोकते हुए कहते हैं, क्या सोच रही हो, चलना नहीं है क्या? थोड़ी देर में तैयार होकर दोनों नीचे आते हैं और सभी लोग कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कमला जी रूबी को समझाते हुए बताती हैं कि मंदिर पहुंचकर तुम दोनों को वहां पर स्थित कुंड में एक साथ स्नान करना होगा और फिर जल द्वारा मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करनी होगी।
मंदिर का रास्ता लंबा था, इसलिए एक दो जगहों पर उन्हें रुकना पड़ा। आखिरकार शाम होते होते वह लोग वहां पहुंच गए। रात को पूजा संभव नहीं थी, इसलिए रात को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। सुबह जल्दी उठकर सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए। कमला जी ने मंदिर के पुरोहित से विचार विमर्श करते हुए सबसे पहले रोहन और रूबी को एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुंड में स्नान करने के लिए कहा। दोनों लोग स्नान के बाद तैयार होकर पूजा स्थल पर पहुंच गए, जहां पर कमला जी ने पुरोहित जी की मदद से पूजा की सारी तैयारियां पूरी करवा ली थी। पूजा स्थल पर पुरोहित द्वारा पूजा शुरू कर दी गई थी। रोहन पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे थे। इस पूजा में रूबी भी बराबर की भागीदार थी। पूजा संपन्न होने पर पुरोहित ने वर वधू को भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहा। उसके पश्चात दोनों लोगों ने मंदिर के पुरोहित का आशीर्वाद लिया और फिर कमला जी के पैरों में झुककर आशीर्वाद लिया। कमला जी ने अपने बहू बेटे की नज़र उतारकर मंदिर में बैठे हुए गरीब लोगों को दान किया। बेटे के हाथों से मंदिर में कंबल भी बंटवाए, क्योंकि वह चाहती थी कि उनके बेटे बहू के नए जीवन की शुरुआत के लिए सबका आशीर्वाद मिल जाए और उनका आगे का जीवन खुशहाल और सुखी रहे। कुलदेवी की पूजा अर्चना के बाद रूबी परिवार सहित घर वापस लौट आती है। अगले दिन ससुराल में रूबी की पहली रसोई थी, जिसकी तैयारी में रूबी सुबह से ही जुटी हुई थी। अभी ससुराल में नई थी, इसलिए किसी की पसंद नापसंद के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, लेकिन रात को बातों ही बातों में रोहन से उनकी पसंद नापसंद और कमला जी के पसंद के बारे में काफ़ी कुछ पूछ लिया था। उसी के अनुसार आज वह किचन में अपने पति और सास की पसंद के अनुसार तरह तरह के व्यंजन तैयार कर रही थी। रूबी द्वारा बनाए जा रहे व्यंजनों की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। कमला जी किचन में आकर खुश होते हुए रूबी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम सदा ऐसे ही मेरे घर आंगन में अपनी खुशबू बिखेरती रहना। रूबी झुककर कमला जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और कहती है कि माँ, आप बैठिए, खाना तैयार हो गया है, खाकर बताइए कि कैसा बना है। थोड़ी देर में रोहन भी नीचे आते हुए कहते हैं कि वाह, क्या बना रही हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कमला जी रोहन को छेड़ते हुए कहती हैं कि मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, आज तुम्हारी पत्नी के हाथों का खाना खाने के लिए बैठी हूँ, तुम भी आओ। अब तक माँ के हाथों का खा खाकर परेशान हो गए होगे, अब पत्नी के हाथ का नया स्वादिष्ट व्यंजन खाओ और बताओ कि कैसा बना है। और आज मेरी बहू की पहली रसोई है, इसलिए खाने के पश्चात उसका नेक तैयार रखना। क्या माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि खाने के बाद ऐसा भी कुछ करना होगा? इस समय मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर पहले पता होता तो कुछ ले लिया होता। कमला जी कहती हैं कि कोई बात नहीं, इस समय नहीं है तो ऑफिस से लौटते समय ले आना, लेकिन कुछ ना कुछ गिफ्ट देना तो पड़ेगा तुम्हें आज के खाने के लिए। रूबी तो कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी कंजूसी नहीं चलने दूंगी, इसलिए याद करके शाम को ऑफिस से लौटते समय रूबी के लिए कुछ जरूर ले आना। रोहन के ऑफिस चले जाने पर कमला जी भी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती हैं। लेकिन आज रूबी को अपने पिता की और मायके की याद आ रही थी। उसका मन थोड़ी देर के लिए उदास हो गया था। चाहे जैसा भी हो, लेकिन हर लड़की को अपना मायका सबसे प्रिय होता है, जिसे छोड़ने का दुख सभी के मन में होता है। भले ही वह धीरे धीरे अपने परिवार में घुल मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में मायके के प्रति उनका लगाव जुड़ा रहता है। रूबी
अपने कमरे को ठीक कर रही थी। तभी उसके कानों में पिताजी की आवाज़ पड़ती है, जिसे सुनकर चौंकते हुए वह बाहर आती है। रामेश्वर जी कमला जी से बातें कर रहे थे, जिन्हें देखकर वह अपने आप को रोक नहीं पाती और उनके पास आकर पैर छूने के लिए झुकती है तो रामेश्वर जी उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि बेटियां हमेशा माता पिता के दिल में रहती हैं और तुम तो मेरी वह बेटी हो जिसे मैं कोई सुख दे ही नहीं पाया। रूबी रामेश्वर जी को रोकते हुए कहती है कि आपने पिता के सभी फर्ज निभाए हैं। आज आपके आशीर्वाद से मुझे इतना अच्छा ससुराल और परिवार मिला है। आप अपने आप को कोसना बंद करिए। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। रामेश्वर जी बेटी को पग फेरे के लिए लिवाने आए थे। जब उन्होंने कमला जी से इसकी आज्ञा मांगी तो कमला जी ने हंसते हुए कहा कि मैं भी सभी रस्मों रिवाजों को मानती हूँ, इसलिए मैं इस रस्म को मना कैसे कर सकती हूँ। और फिर जितना अधिकार रूबी का इस घर पर है उतना ही अधिकार उसके मायके का भी उस पर है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा दिनों तक रूबी को मायके में नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद जो खुशियाँ मेरे घर में आईं, मैं उन खुशियों से ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सकती। आप पग फेरे की रस्म के लिए रूबी को ले जाइए। मैं जल्द ही रोहन को भेजकर रूबी को वापस बुला लूँगी। ससुराल में रूबी के लिए कमला जी की मन में इतना प्यार देखकर रामेश्वर जी की आंखें भर आती हैं। वह अपनी खुशी के आंसुओं को अपने अंदर ही रोकते हुए कमला जी के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि संसार का कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि शादी के बाद उसकी बेटी मायके में पड़ी रहे। मैं तो वो खुशकिस्मत पिता हूँ जो अपनी बेटी की खुशियों को देखकर उस पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। अब रूबी पर आपका मुझसे ज़्यादा अधिकार है। आपकी जब इच्छा हो आप उसे बुला सकती हैं। कमला जी रूबी को बुलाकर रूबी को पग फेरे के लिए जाने के लिए कहती हैं, जिसे सुनकर रूबी खुश होते हुए अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। रूबी ने मायके जाने की तैयारी तो कर ली थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं रोहन के लौटने का इंतजार भी था। वह एक बार रोहन से मिलकर जाना चाहती थी। शायद उसके चेहरे की उलझन कमला जी के समझ में भी आ गई थी। उन्होंने आज के लिए रूबी के पिता को यह कहकर रोक लिया कि रोहन को आ जाने दीजिए। रामेश्वर जी को भी कमला जी की बात सही लगी। इस समय अगर वह निकलते तो पहुंचने में रात हो जाती, इसलिए कल सुबह निकलना ही ठीक रहेगा। ये सोचकर रूबी के पिताजी ने कमला जी की बात मान ली, जिसे सुनकर रूबी के चेहरे की चमक वापस लौट आई। रूबी रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी, लेकिन उसकी निगाहें आज दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। बेसब्री से रोहन के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी की आवाज को सुनकर कमला जी ने रूबी को आवाज देते हुए कहा कि देखो बहू, लगता है रोहन आ गया। जिसे सुनकर रूबी की धड़कन बढ़ गई थी। अब तक वह जिसका इंतजार कर रही थी वो आ चुके थे। कमला जी रूबी की मन स्थिति को समझते हुए अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही थी और उन्हें इस बात की खुशी थी कि दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है। रूबी के पिता को आया हुआ देखकर रोहन अपना ऑफिस बैग रूबी के हाथ में पकड़ाते हुए उनके पास जाकर उनका पैर छूते हैं और सबका हालचाल पूछते हैं। थोड़ी ही देर की औपचारिक बातों के बाद रोहन उठकर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। रूबी रोहन के लिए चाय लेकर कमरे में पहुंचती है तो रोहन रूबी को बैठाते हुए उसके हाथ में पहली रसोई की नेक के तौर पर खूबसूरत कान के बूंदे रखते हुए कहते हैं कि आज से पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को कोई उपहार नहीं दिया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगा या नहीं।
लेकिन उस समय जो मुझे समझ में आया मैंने ले लिया। रूबी कान की बूंदों को हाथ में लेकर बड़े प्यार से छूते हुए कहती है कि ये उपहार मेरे जीवन का पहला और सबसे खूबसूरत उपहार है। इसे मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी। ये आपके मन की तरह ही सुंदर है। रूबी की बातों को सुनकर रोहन हंसते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो, चने के झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम सामने वाले का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए हर बात को सहज स्वीकार कर लेती हो। रूबी कुछ देर की चुप्पी के बाद शांत मन से कहती है कि पिताजी पगफेरे के लिए लिवाने आए हैं, मैं जा सकती हूँ। रोहन चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराकर कहते हैं कि शायद तुम पहली लड़की हो जो मायके जाने के लिए इस तरह से उदास दिख रही हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मायके के नाम से ही लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात है? जब माँ और पिताजी में बातचीत हो चुकी है और ये एक ऐसी रस्म है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। इतनी दूर से पिताजी तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम खुश होने की बजाय उदास दिख रही हो, इसका क्या मतलब समझूं? कमला जी के कमरे के बाहर से उन दोनों की बातें सुन लेती हैं और कमरे में प्रवेश करते हुए कहती हैं कि मुझे पता है कि रूबी उदास क्यों है, क्योंकि लड़की जब तक मायके में रहती है तब तक उसका प्रेम मायके से लगा रहता है, लेकिन जब वही लड़की विवाह के पश्चात पति के घर में आती है तो उसे अपने पति और ससुराल से लगाव हो जाता है। और शायद यही कारण है कि रूबी मायके के नाम पर खुश होते हुए भी तुमसे और तुम्हारे घर से प्रेम हो जाने के कारण उदास दिख रही है। कमला जी की इस तरह बेबाक बातें सुनकर रोहन और रूबी दोनों सकुचा जाते हैं, लेकिन कमला जी बात को संभालते हुए हंसकर कहती हैं कि देखो भाई, मैं ऐसी ही हूँ। मुझे ललिता पवार जैसी सास बनने का कोई शौक नहीं है। मैं आज के जमाने की माँ हूँ। इस बात को रोहन भी अच्छी तरह से जानता है। रही बात रूबी की, तो उसे भी मेरी बेबाक बातें अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि सुबह मैंने जो खुशी पिता के आने के बाद रूबी के चेहरे पर देखी थी, थोड़ी देर में वही खुशी उदासी में बदल गई। और एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि रूबी क्यों उदास है। तुम दोनों के चेहरे पर जो एक दूसरे के लिए प्रेम देखती हूँ, उसे देखकर कोई भी समझ सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। तुम लोग इस बात को समझने में भले ही देर करो, लेकिन मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे इस घर में एक नन्हे मुन्ने खिलौने की जरूरत है। कमला जी की नॉन स्टॉप बातों को सुनकर रोहन अपनी माँ के स्वभाव को जानते हुए उनकी बातों पर ब्रेक लगाते हुए कहते हैं, क्या माँ आप भी शुरू हो जाती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती? कम से कम सामने वाले की दशा तो देखिए कि आपके स्वभाव को मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे मेरी बिंदास और बेबाक माँ की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जरा आप अपनी बहू के चेहरे की रंगत तो देखिए। आपकी बातों से रूबी किस तरह से घबराई हुई है। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि इस तरह की बिंदास बातें उसके सामने उसकी सास कर रही है। आपकी बिंदास बातों को सुनकर उसको झटका लगा है। पहले आप अपनी बहू को संभालिए। माँ बेटे की बातों को सुनकर रूबी का चेहरा पूरी तरह से शर्म के कारण लाल हो चुका था। कमला जी रूबी के पास आकर हंसते हुए उसका चेहरा ऊपर करके कहती हैं कि अब तुम ही बताओ रूबी, क्या मैंने कोई गलत फरमाइश की है? अरे अब उम्र के इस पड़ाव पर क्या मुझे तुम दोनों पोता पोती की खुशी नहीं दे सकते? मुझे तुम्हारी जैसी ही एक प्यारी और मासूम सी पोती चाहिए। कमला जी की भावुक बातों को सुनकर
रूबी रोते हुए कमला जी के गले लग जाती है और भरे हुए गले से कहती है कि माँ, आप बहुत ही अच्छी माँ हैं। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया, लेकिन आपको पाकर मुझे लगता है कि मेरे जीवन की सारी कमियां पूरी हो गईं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी माँ और इतना अच्छा परिवार मिला है। जरूर मेरे पुण्य कर्मों के प्रतिफल के रूप में मुझे ये खुशी मिली है। अब आप लोग नीचे खाने की टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। मैं नीचे चल रही हूँ। रूबी के चले जाने पर रोहन अपनी माँ के गले लगते हुए कहते हैं कि मेरी आज की माँ, आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो। अभी अपनी बहू को ठीक से घर दिखाया नहीं और पोते की फरमाइश भी रख दी। कमला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मैं जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। तुम दोनों तो भी तहजीब में पहले आपके चक्कर में बूढ़े हो जाओगे, इसलिए मुझे लगा कि तुम दोनों की गाड़ी पटरी पर ही ला सकती हूँ। मैं तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अटूट प्रेम और विश्वास भरा है, लेकिन पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे से कहने में झिझक रहे हो। मायके जाने की खुशी में रूबी की नींद आज जल्दी खुल गई थी। सामने रोहन को मासूम बच्चे की तरह सोया हुआ देखकर ना चाहते हुए भी उसकी निगाह उनके चेहरे पर टिक गई थी। आज से पहले रूबी ने इतने नजदीक से रोहन को पहले शायद नहीं देखा था। आज वह उन्हें निहार रही थी। थोड़ी देर में रोहन को महसूस होता है कि कोई उसे लगातार देख रहा है। वह धीरे धीरे अपनी पलकों को खोलते हैं तो सामने रूबी को देखकर चौंकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है, आज हमारी धर्मपत्नी को हमारे ऊपर बड़ा प्यार आ रहा है। अचानक रोहन की आंख खोलने और इस तरह से बोलने पर रूबी को अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है और वह अपनी पलकों को झुकाते हुए रोहन से माफी मांगते हुए कमरे से बाहर जाने लगती है। रोहन रूबी का हाथ पकड़कर उसे वापस अपने पास बैठाते हुए कहते हैं कि कभी कभी आप और आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं। अरे भाई, आपको पूरा हक है अपने पति को देखने का और मेरा पूरा हक है आपको छेड़ने और परेशान करने का। मेरी नींद बहुत पहले ही खुल गई थी, लेकिन मैं भी आंखों को बंद करके आपको महसूस करना चाहता था। अब आप ही बताइए, पति पत्नी के रिश्ते में सॉरी या थैंक यू जैसे भारी भरकम शब्दों की क्या जरूरत है। आपने तो मेरे छोटे से मजाक का भी बुरा मान लिया। रूबी के मायके जाने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। आज रोहन ने भी ऑफिस में फोन करके बता दिया था कि उन्हें आने में देर हो सकती है, इसलिए कुछ देर के लिए वह लोग मैनेज करें। कमला जी आवाज देकर रूबी को नीचे बुलाती हैं। रूबी जल्दी से रोहन से हाथ छुड़ाते हुए भाग जाती है। रोहन सर पर हाथ फिराते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैडम, हमें तो इतनी देर से निहार रही थी और जब हमारी बारी आई तब माँ का नाम लेकर भाग गई। कमला जी रोहन को भी नीचे बुलाती हैं। रोहन जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुंचते हैं। कमला जी रूबी और उसके पिता को स्टेशन तक छोड़ने के लिए कहती हैं। रोहन फटाफट ड्राइवर से गाड़ी बाहर निकालने के लिए और सारे सामान को गाड़ी में रखवाने के लिए बोल देते हैं। रूबी को ससुराल आए भले ही कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ का अपनत्व और प्यार पाकर वह निहाल हो गई थी। जिस प्यार और अपनत्व के लिए वह जन्म से तरस रही थी, वह उसे ससुराल में मिलेगा, इसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी, क्योंकि उसने दूसरों के मुंह से ससुराल के बारे में हमेशा गलत ही सुना था। ससुराल एक कैद खाना होता है, जहां लड़कियों को शादी के बाद पिंजरे में कैद पंछी की तरह जीवन जीना होता है। सास वहां की हिटलर होती है, जिसकी तानाशाही में बहुओं का जीवन नरक बन जाता है। लेकिन
अपने ससुराल और अपनी सास को देखकर इस तरह की सुनी सुनाई बातें उसके लिए अफवाह मात्र रह गई थीं, क्योंकि उसकी सास उसके लिए अपनी माँ से कम नहीं थी और उसे तो अपनी सास में माँ के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। बचपन से जिस तरह की उपेक्षा और तिरस्कार में वह पली बड़ी थी, उसने कभी भी अपने भविष्य के बारे में अधिक ख्वाब नहीं संजोए थे। लेकिन ईश्वर कृपा कहीं जाए या बड़ों का आशीर्वाद, वह अपने भावी जीवन और अपने ससुराल को पाकर एक खुशहाल वैवाहिक जीवन बिता रही थी। आज उसे मायके जाने की खुशी के साथ साथ ससुराल छोड़ने का दुख भी हो रहा था। अपनी ही सोच में गुम रूबी मायके पहुंच गई। मायके में दादी ने उसका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और वह भी दादी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। दादी ने उसके ससुराल और परिवार के बारे में पूछा तो दादी को गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा कि दादी, आपके भगवान ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा सोच रखा था। उनके आशीर्वाद से मुझे बहुत ही अच्छा घर परिवार मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। रूबी बिमला जी के पास जाकर उनके पैर को छूकर आशीर्वाद लेती है। बिमला जी अपने लहजे के अनुसार खुश रहो कहकर आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन आज रूबी भी बिमला जी को पूरे मन से धन्यवाद कहना चाहती थी, क्योंकि आज उसे जो कुछ भी मिला है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। भले ही उन्होंने उसके लिए अपने अनुसार लंगड़ा लड़का ढूंढा था, लेकिन आज वह उसी परिवार और पति के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रही थी। अगर बिमला जी ने उसके लिए इस परिवार की खोज नहीं की होती तो पता नहीं उसके जीवन में ये सुखद पल आते भी या नहीं। यही सोचकर रूबी बिमला जी को रोकते हुए कहती है कि माँ, मेरे लिए इतना अच्छा परिवार ढूंढने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बिमला जी रुकते हुए रूबी की तरफ देखकर रूखे स्वर में कहती हैं कि तुम वहाँ खुश होना। तुम्हारे पिता को तो इस बात में भी मेरी चतुराई ही नजर आ रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती हूँ। पास में ही खड़े रामेश्वर जी बिमला जी की बातों को सुनकर समझ जाते हैं कि वह यह बातें उन्हें सुनाने के लिए ही कह रही है। रूबी अपने मायके आकर बहुत खुश थी। रूबी के मायके आने की खबर सुनकर आस पड़ोस की औरतें और उसकी सखी सहेलियां सभी उससे मिलने और उसे देखने के लिए आ जा रही थीं। रूबी की सास ने ढेर सारा सामान देकर रूबी की विदाई की थी। इस बात की चर्चा रूबी के मायके में चारों तरफ फैली हुई थी। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो रूबी हमेशा लोगों के तानों को सुनकर बड़ी हुई है, जिसने हमेशा अपने लिए अपमानजनक बातें ही सुनी, आज उसकी किस्मत ने उसे झोंपड़े से निकालकर महल में पहुंचा दिया है। सभी का कहना यही था कि जिसकी किस्मत में ईश्वर ने जो कुछ लिखा है वह किसी इंसान के चाहने से बदल नहीं सकता है। रूबी के रंग रूप को देखकर किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था कि वह शादी के बाद महलों की रानी की तरह जीवन जीने वाली है। उसकी हम उम्र खूबसूरत लड़कियां अपनी किस्मत पर नाराजगी जताई रही थी कि उनके खूबसूरत होने का क्या फायदा है। उनसे अच्छा घर वर तो रूबी जैसे बदसूरत लड़की को मिला है। सभी औरतें रूबी को घेरे हुए बैठी हुई थी और उसके ससुराल के बारे में तरह तरह की बातें पूछ रही थी। पहले की अपेक्षा रूबी का रंग रूप भी काफी निखर गया था। उसके नैन नक्श तो पहले से ही खूबसूरत थे, लेकिन अब रंग निखर जाने से वह और भी प्यारी लग रही थी। कॉलेज से आने के बाद उसकी छोटी बहन रीता, जो पहले उससे बात करना पसंद भी नहीं करती थी, दौड़कर उसके पास आती है और उसके गले लगते हुए कहती है कि वाह दीदी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। चारों तरफ से
अपने लिए तारीफ सुनकर रूबी को आज अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा था। उसके जीवन में आया यह बदलाव उसके नए परिवार और ससुराल के कारण ही था। आज उसे ईश्वर की बनाई हुई हर चीज से लगाव हो गया था और बार बार मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कह रही थी। दादी अपनी पोती की खुशियों को देखकर मन ही मन अति प्रसन्न हो रही थी। उनके मन को भी आज जाकर शांति मिली थी। उनकी बेटी भले ही बचपन से सुख और प्यार के लिए तरसे थी, लेकिन ब्याह हो जाने के बाद अच्छा परिवार और पति मिलने से उसकी भरपाई हो गई थी। अब वह चैन से मर सकती थी, क्योंकि अपने पीछे उन्हें किसी बात की चिंता नहीं रह गई थी। आस पड़ोस की सभी औरतें रूबी से मिलकर अपने अपने घरों को लौट जाती हैं। खा पीकर रूबी दादी के कमरे में दादी के बगल वाले बिस्तर पर सोने के लिए आती है। रूबी आज बहुत खुश थी। उसके मन में बार बार रोहन की याद आ रही थी। आज उसकी बहुत इच्छा हो रही थी कि एक बार उसकी रोहन से बात हो जाए। उधर इतने दिनों से रूबी की आदत पर जाने के कारण आज ऑफिस से आने के बाद रोहन को भी रूबी की कमी खल रही थी, क्योंकि जब से रूबी आई थी उसने रोहन का सारा काम संभाल लिया था। ऑफिस से लौटते ही उनके लिए चाय बनाकर उनके सामने हंसते मुस्कुराते हुए हाजिर हो जाती थी। रोहन फ्रेश होने के बाद रूबी के मोबाइल पर कॉल करते हैं। आज रूबी मन ही मन सोच रही थी कि आज का दिन उसके लिए कितना अच्छा है। वह जो कुछ भी सोच रही है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं। अभी अभी उसने रोहन से बात करने के बारे में सोचा और देखो तुरंत ही उनका फोन भी आ गया। फोन की घंटी से दादी की नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए रूबी फोन लेकर छत पर चली जाती है। पहले तो रोहन रूबी के समय से पहुंचने और परिवार का हालचाल पूछते हैं। थोड़ी देर की औपचारिक बातचीत के बाद रोहन कहते हैं कि रूबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम मुझे वहाँ याद कर रही हो? रोहन की बातों को सुनकर रूबी का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों फोन रखकर सोने के लिए चले जाते हैं। रोहन से बात कर लेने के बाद रूबी का मन शांत हो गया था। अब वह निश्चिंत होकर नींद की आगोश में चली जाती है। आज रोहन को अपनी फाइलों को ढूंढने में थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ रही थी। फाइलों के ढूंढने के चक्कर में एक डायरी नीचे गिर जाती है, जिससे थोड़ी देर देखने के बाद रोहन हाथों में उठाकर पढ़ने के लिए खोलते हैं। उस डायरी में उनकी मनपसंद लेखिका की कहानियों को पढ़कर उनका मन विचलित हो जाता है। एक बार फिर से उनके मन में उनकी पसंदीदा अनजान लेखिका की यादें, जिनको उन्होंने अपने मन में कैद कर रखा था, आज डायरी में उस लेखन को पढ़कर तरोताजा हो जाती है। काफी देर तक वह अपनी अनजान लेखिका के मनपसंद लेखन को पढ़ते हुए उसी में खोए हुए थे, लेकिन फिर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी पसंदीदा लेखिका की डायरी इस घर में कहाँ से आई है और वह भी उनकी अलमारी में क्या कर रही है। फिर कुछ सोचते हुए उस डायरी को उसकी जगह पर सुरक्षित रखकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रोहन अपने आप को ऑफिस की फाइलों में उलझने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका दिल और दिमाग इस समय उनका साथ नहीं दे पा रहा था। जब से उन्होंने रूबी के अलमारी में उस डायरी को देखा था, तब से उनका मन पूरी तरह से बेचैन था। उनके मन में उतल फुतल मची हुई थी। वह जानना चाहते थे कि इस डायरी से रूबी का क्या कनेक्शन है, लेकिन चाहकर भी वह रूबी से इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्तमान में रूबी उनकी पत्नी है।
किस तरह से अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत के बारे में पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने डायरी और उसकी लेखिका की बात रूबी के सामने छेड़ दी तो रूबी के मन को ठेस पहुंच सकती है। यह बात गलत होगी। ये समझते हुए अपने मन को शांत करके रोहन ऑफिस के कामों को निपटाने में जुट गए। वह नहीं चाहते थे कि दोबारा उनके दिमाग में डायरी का ख्याल आए और वह फिर से अपने अतीत की यादों में उलझे। आज रूबी को मायके गए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका था। आज कमला जी रूबी से बात करते वक्त कह रही थी कि उसके बिना उनका मन नहीं लग रहा है। उनका परिवार और घर सूना सूना लग रहा है। इसलिए वह जल्द ही रूबी के पिता से रूबी की विदाई के बारे में बात करेंगी। सच कहा जाए तो रूबी को भी अपने नए परिवार की याद सता रही थी। शाम को कमला जी का फोन आता है और वह रामेश्वर जी से रूबी की विदाई के बारे में बात करती हैं। रामेश्वर जी रूबी की विदाई के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम को रोहन के ऑफिस से लौटने के बाद चाय पीते समय कमला जी ने अपनी बातों का सिलसिला जारी करते हुए कहती हैं कि कल उन्हें रूबी को लाने के लिए उसके मायके जाना होगा। कल रूबी आने वाली है। ये जानकर उनके मन को सुकून और खुशी महसूस होती है, लेकिन उसी पल डायरी का ख्याल भी उनके मन में उथल पुथल मचा देता है। अगले दिन कमला रूबी के मायके जाने की तैयारियां करते हुए रोहन को रूबी के मायके भेज देती हैं। रूबी अपने भावी जीवन से बहुत खुश थी। आज रोहन उसे लेने के लिए आने वाले थे। उसे बेसब्री से रोहन के आने का इंतजार था। रामेश्वर जी ने अपनी हैसियत के अनुसार विदाई का सभी सामान देकर अपने पिता होने की जिम्मेदारी पूरी की थी। रूबी के ससुराल की भव्यता को देखने के बाद वह भली भांति जान गए थे कि वह अपने ससुराल में पूरी तरह से संतुष्ट और खुश है, लेकिन फिर भी एक पिता होने का फर्ज तो उन्हें निभाना ही था। इसलिए वह अपनी बेटी के लिए जो कुछ कर सकते थे, बिमला जी की रोक टोक के बावजूद भी उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया था। रूबी के मन की बेचैनी को देखकर रीता उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि क्या दीदी, अब मायके में आपका मन नहीं लग रहा है? जब से आपको ये बात पता चली है कि जीजा जी आपको लेने आने वाले हैं, तब से आपकी नज़रें बार बार दरवाजे पर ही टिकी हुई हैं। पास में बैठी हुई दादी रीता की बातों को सुनकर उसका साथ देते हुए कहती हैं कि रीता, तुम सच कह रही हो। अब हमारी रूबी पहली वाली रूबी नहीं रह गई है। अब ये पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है कि इतने कम समय में ही वह उस परिवार के साथ इतना घुल मिल गई है। भगवान करे कि वह हमेशा अपने परिवार के साथ ऐसे ही खुशी खुशी जीवन बिताए। रीता और दादी की खिंचाई से शर्मा कर रूबी दादी के गले लग जाती है। दादी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए कहती हैं कि तुम्हारी खुशियों को देखकर हम बहुत खुश हैं मेरी बच्ची। तेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, इस बूढ़ी माँ की यही इच्छा है। अब तक जैसे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही हो, आगे भी हमेशा अपने परिवार की इज्जत और मान सम्मान और अपनी सास पति का ख्याल रखना। अब वह घर ही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। घर के बाहर
जब रोहन की गाड़ी आकर रुकती है तो रीता लगभग दौड़ते हुए दादी के कमरे में आते हुए कहती है कि दीदी, जीजा जी आ गए हैं, जिससे सुनकर एक बार के लिए रूबी की धड़कन बढ़ जाती है। रोहन के आने की खबर सुनकर उसे एक सुखद एहसास का अनुभव होता है। रोहन घर के अंदर प्रवेश करते हैं। सभी लोगों का पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। रामेश्वर जी के कहने पर निर्मला जी जलपान की तैयारी करती हैं। रीता एक के बाद एक नाश्ता लाकर रोहन के सामने रख रही थी। ढेर सारी नाश्ता देखने के बाद रोहन रीता को रोकते हुए कहते हैं कि अब बस भी करो रीता, इतना ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। तभी बिमला जी कमरे में प्रवेश करते हुए कहती हैं कि दामाद का ससुराल में बहुत स्वागत किया जाता है। आपके स्वागत करने की हैसियत तो हमारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कुछ हमसे बन पड़ा है वह हम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। रोहन जी बिमला जी की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं कि माँ जी, आपने बहुत अच्छा स्वागत किया है। मैं तो रीता को इसलिए रोक रहा था कि मैं इतना कुछ एक साथ नहीं खा पाऊंगा। रही बात हैसियत की, तो आप माँ हैं, आपसे मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आपने अपनी बेटी देकर वैसे ही हम सब पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बाकी और किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। अब तक रूबी रोहन के सामने नहीं आई थी। सभी के साथ होते हुए भी रोहन की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। उनकी ढूंढती हुई निगाहों का मतलब समझते हुए दादी रीता से कहती हैं कि जीजा जी को दीदी के पास ले जाओ। रीता के साथ रोहन रूबी के कमरे में पहुंचते हैं, जहां रूबी अपने सामान को समेटते हुए पैकिंग कर रही थी। अचानक से उनको अपने कमरे में पाकर रूबी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करती है और बैठने के लिए कहती है। कुछ देर की बातचीत के बाद रोहन सबसे विदा लेकर रूबी को साथ लेकर घर के लिए निकल जाते हैं। रूबी जब ससुराल से आई थी तो उसे ससुराल के लोगों की याद सता रही थी, और अब जब मायके में रहकर वापस ससुराल जा रही थी तो उसे अपने परिवार का साथ छूटने की कमी महसूस हो रही थी। रास्ते में वह गुमसुम सी अपने आप में खोई हुई बैठी थी। इस तरह से चुपचाप रूबी का बैठना रोहन को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसकी उदासी को दूर करने के लिए आपसी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पहले तो दोनों आपस में परिवार के संदर्भ में बातचीत करते हैं, फिर बातों ही बातों में वह रूबी की पसंद नापसंद के बारे में पूछते हैं। पहले तो रूबी मन ही मन सोचती है कि उसे अपने लेखन के बारे में रोहन को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर वह रोहन को बता देती है कि उसे लेखन का बहुत शौक है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई भी बात रोहन से छुपाए। रूबी को लेखन का शौक है, ये बात जानने के बाद रोहन की क्या प्रतिक्रिया होगी। रूबी को लेखन पसंद है, इस बारे में जानकर रोहन को अच्छा महसूस हो रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि शायद अगर मैं कभी भी अपनी अनजान लेखिका के बारे में रूबी को बताना चाहूँगा तो वह मेरे मन की दुविधा को भली भांति समझ पाएंगी, क्योंकि उनका जुड़ाव भी इस क्षेत्र से है। रोहन ने आगे बात जारी रखते हुए पूछा कि क्या आपको लेखन के साथ साथ पढ़ने का भी शौक है। रूबी ने हिचकते हुए जवाब दिया कि शौक तो है, लेकिन कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला।
इस बात को जानकर रोहन को हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर अपने मन के भाव को आने नहीं दिया। रोहन ने थोड़ी देर की शांति के बाद मौका देखकर रूबी से कहा कि रूबी जी, मैं आपको अपने अतीत से जुड़ी कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। रूबी के चेहरे पर स्थिर भाव थे। उसे ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी रोहन के अतीत के बारे में जानने की। वह अपने वर्तमान में बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी रोहन की बातों को सुनने के लिए वह गंभीर हो गई थी। रोहन ने अपने अतीत में झांकते हुए रूबी को बताया कि वह विवाह से पहले एक लेखिका को दिलो जान से पसंद करते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की उस लेखिका के बारे में जानने की और उन तक पहुंचने की, लेकिन शायद भाग्य में उनका साथ नहीं था, इसलिए वह उन तक पहुंच नहीं पाए और फिर माँ को दुखी देखकर उन्हें इस विवाह के लिए हाँ करनी पड़ी। आपस में बातें करते हुए कब दोनों लोग घर पहुंच गए पता ही नहीं चला। कमला जी आरती का थाल लेकर द्वार पर खड़ी थी। रूबी और रोहन को दरवाजे पर खड़ा देख करके पहले उन्होंने आरती उतारी और फिर घर के अंदर प्रवेश करने के लिए कहा। रूबी आज फिर से अपने घर में आकर बहुत खुश थी, लेकिन उससे वह बात याद आ रही थी जो रोहन ने गाड़ी में उससे कही थी, और वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या मेरे आने से रोहन का पहला प्यार उनसे दूर हो गया। इन्हीं बातों में उलझी हुई रूबी अपने कमरे को ठीक कर रही थी। शाम को जब रोहन घर आते हैं तो उनकी निगाहें रूबी को ढूंढ रही थी, लेकिन रूबी को वहां ना देखकर वह सीधे कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी दरवाजे तक ही पहुंचे थे कि अंदर से रूबी की किसी से फोन पर बात करती हुई आवाज सुनाई पड़ती है। उसे अनजान लेखिका का नाम सुनकर रोहन दरवाजे के पास खड़े होकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करते हैं। रूबी सामने वाले से फोन पर कह रही थी कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब लगता है कि मैं रोहन की अपराधी हूँ। उन्हें विवाह से पहले किसी और से प्रेम था, लेकिन माँ जी की वजह से मुझसे विवाह करना पड़ा, और अब ये अपराध बोध जीवन भर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसका मेरे दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ेगा। रूबी की बातों को सुनकर रोहन को भी बुरा लग रहा था कि उन्होंने बेकार में अपने अतीत की बातों को रूबी को बताकर उसके मन को दुख पहुंचाया है। रोहन चुपचाप से कमरे में प्रवेश करते हैं। रूबी भी फोन रख चुकी थी। वह रोहन के लिए चाय लेने नीचे किचन में चली जाती है। जब से रोहन ने रूबी से अपने अतीत की अनजान लेखिका से जुड़ी बातों का जिक्र किया था, तब से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए एक अनजान अपराध बोध ने जन्म ले लिया था। रूबी को ये लग रहा था कि शायद उससे विवाह करके रोहन को अपनी भावनाओं से समझौता करना पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने जब रूबी को फोन पर बातें करते हुए सुना तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें अपने अतीत की बातों से रूबी को दूर रखना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति से जुड़ी किसी भी दूसरी औरत के बारे में किसी भी तरह की बातों को सुनना पसंद नहीं करती, चाहे भले ही वह औरत पति के ख्वाब तक ही सीमित क्यों ना रही हो। दोनों प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे की बातों से आहत जरूर हुए थे। आज ऑफिस से आते वक्त रोहन अपनी पसंदीदा लेखिका की लिखी हुई कुछ किताबें अपने साथ ले आए थे। रात के डिनर के बाद जब रूबी कमरे में आई तो रोहन ने वह पुस्तकें रूबी को देते हुए कहा कि मैं आपकी पसंद के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं आपके लिए कुछ किताबें ले आया हूँ। अगर आपको वक्त मिले
और आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ सकती हैं। ये मेरे जीवन की पसंदीदा किताबें हैं जिससे मुझे समय समय पर जीवन जीने में प्रोत्साहन और मार्गदर्शन मिला है। जब कभी मुझे जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है तब मुझे इन किताबों के जरिए उन कठिनाइयों से लड़ने की हिम्मत मिली है। हो सकता है कि आपके काम भी आ जाए। रूबी ने चुपचाप किताबें लेकर पास में पड़ी हुई टेबल पर रख दिया और रोहन का दूध और दवा उन्हें देते हुए कहा कि रात बहुत हो चुकी है, हमें सो जाना चाहिए। रही बात इन किताबों की तो इन्हें मैं कल खाली वक्त में पढ़ लूंगी। अगले दिन सुबह उठकर रूबी अपनी दिनचर्या में रोज की भांति लग चुकी थी। पूजा पाठ के बाद उसने सुबह का नाश्ता तैयार किया और रोहन का लंच बॉक्स तैयार करने लगी। रोहन भी चुपचाप नाश्ता करके लंच बॉक्स लेकर ऑफिस के लिए निकल गए। दोपहर के खाने की तैयारी करने के बाद खाली वक्त में रूबी को रोहन द्वारा दी गई किताबों की याद आई और वह कमरे में जाकर उन किताबों को उठाकर देखने लगी। लेकिन ये क्या? ये किताबें तो उसी की लिखी हुई थी। किताबों पर नजर डालते ही उसे अपनी लिखी हुई कहानियों को देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहन जिस लेखिका को पसंद करते थे वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं रूबी ही है। वह मन ही मन खुश होते हुए किताबों के पन्ने पलटती जा रही थी। उसे अपने भाग्य पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस भाग्य को वह हमेशा कोसा करती थी, आज उसी भाग्य की वजह से उसे इतना अच्छा ससुराल और पति मिले हैं जो उसे तब से प्रेम करते हैं जब उसे उन्होंने देखा भी नहीं था। ये बात जानने के बाद कि रोहन का पहला प्रेम और उनकी अनजान लेखिका रूबी ही है, रूबी के मन की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। अब उसे इंतजार था रोहन के ऑफिस से लौटने का। वह चाहती थी कि जल्द से जल्द शाम हो और वह रोहन से बता सके कि उनका पहला प्यार और उनकी अनजान लेखिका जिसे वह अब तक ढूंढ रहे थे वह उनकी पत्नी बनकर स्वयं उनके पास आ चुकी है। बस वह उसे पहचान नहीं पाए। आज रूबी नवविवाहित पत्नी की तरह रोहन के लिए तैयार होकर उनके इंतजार में बेसब्री से बैठी हुई थी। आज रोहन को रूबी का अलग ही रूप देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर वह फ्रेश होने के लिए चले गए। रूबी भी उनकी चाय लेने के लिए नीचे आई। रूबी का ये रूप देखकर कमला जी को भी खुशी महसूस हो रही थी। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों को उनके जीवन की खुशियाँ दे दीजिए। रूबी जल्दी से चाय बनाकर कमरे में रोहन के सामने उपस्थित होते हुए उन्हें चाय की प्याली पकड़ाते हुए मुस्कुराकर कहा कि मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप जब तक इसे ढूंढ रहे थे वह मुझे मिल चुकी है आज। रूबी की पहेली जैसी बातों को सुनकर रोहन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने संक्षिप्त नजरों से देखते हुए पूछा कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? मैं किसे ढूंढ रहा था जिसे तुमने ढूंढ लिया है? रूबी इशारों से रोहन को अपने साथ आईने के सामने लाती है और आईने में अपने प्रतिबंध को दिखाते हुए कहती है कि मैंने आपकी अनजान लेखिका को ढूंढ लिया है। क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? रोहन को इस बात का कोई जवाब सूझ नहीं रहा था। वह आश्चर्य से रूबी की तरफ देख रहे थे। रूबी आईने में अपना प्रतिबिंब रोहन को दिखाते हुए कहती है कि आपकी अनजान लेखिका कोई और नहीं बल्कि स्वयं मैं ही हूँ। कल आपने जो किताबें लाकर मुझे दी थी, आज मैंने उन्हें देखा और जगह जगह आपके लिखे हुए शब्दों को पढ़कर मुझे समझ में आ गया कि आप जिस लेखिका को पसंद करते हैं वह मैं ही हूँ। मैंने कभी भी अपने
नाम को उजागर नहीं होने दिया। शायद इसीलिए अब तक एक दूसरे को जानते हुए भी हम एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। लेकिन आज मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि आप मुझे तब से प्रेम करते हैं जब आपने मुझे देखा भी नहीं था। अब मुझे अपने भाग्य से कोई शिकायत नहीं है। रोहन भी रूबी के रूप में अपना पहला प्यार और अपनी अनजान लेखिका से मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे अपने गले लगाते हुए कहते हैं कि मैं भी तुम्हें पाकर अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि जिस अनजान चेहरे को मैंने उसके लेखन के जरिए पसंद किया वह सचमुच खूबसूरत और मासूम है। आज दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पाकर अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा हमें सपोर्ट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहानी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।